नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और बिल्कुल इस सेमेस्टर में पूछने की संभावना है। आप इनको बहुत अच्छे ध्यान से पढ़िए, बहुत अच्छे क्लियर कर लीजिए टॉपिक को, है ना। तो इनके और पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा। इस चैप्टर पर मैंने बहुत सारा लेक्चर दिया हुआ है, लेक्चर 1 2 करके। तो आप देखेंगे कि ये इनका 12वां लेक्चर होगा, राइट ना। काफ़ी लंबा ये चैप्टर है ना। तो आपको छोटा बड़ा करके आपको मिलेगा 11 12 लेक्चर इस पूरे चैप्टर से मिलेगा, लेकिन काफी अच्छा भी है ना। और मैं आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछने की संभावना है ना। अभी फिलहाल आप इस तरीके से पढ़ते जाइए। कुछ चीज तो ऐसा है, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन और नामकरण बता दिया, पहला लेक्चर है। समवेता कोई और का लेक्चर बन गया, एक ठो छोटा छोटा चीज है जिनको आप जानते हैं, तो उनको हम लोग ज्यादा इस तरह के चीजों को ज्यादा एकदम माइंड लेके नहीं पढ़ेंगे। ये चीज को पढ़ना है। जैसे ये टॉपिक आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, संरूपण क्या होते हैं, है ना। या फिर जो संरूपण के समवेता होते हैं वो क्या चीज होते हैं, ये एग्जाम में पूछे गए हैं। बेयर का तनाव सिद्धांत पूछे गए हैं। बनाना बॉन्ड, जिसके इसके पहले जस्ट वीडियो मैंने आपको दिया है, बनाना बॉन्ड क्या चीज होते हैं, तो उन वीडियो को आप बहुत अच्छे से पढ़िए। ये थ्योरी का पार्ट है, इसीलिए मुझे ऐसा समझाना पड़ रहा है, और इसको एकदम बोर्ड में लिख करके हम इनको ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बस एक चीज़ है, यह मैं ऑफलाइन जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन में, वहाँ मैं बोर्ड में समझाता हूँ, वैसे मैं दिखाई नहीं दूंगा, बस एक चीज़ है। अब बाकी मेरा समझाने के तरीका तो वही रहेगा। चलिए देखते हैं, और जो मैं ओरली बोलूंगा उनको आप बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, और उन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा, राइट ना। और जो भी यहाँ पर दिए गए हैं टॉपिक, उनको प्लीज नोट डाउन करते जाइए। कम से कम टॉपिक को नोट करके वो कहना क्या चाहता है उनके बारे में थोड़ा बहुत आप वादा कर लीजिए खुद से, कि आपको केमिस्ट्री के लिए कम से कम 50 मिनट समय निकालना है। 40 से 45 मिनट या 50 मिनट समय आपको निकालना ही निकालना है। तब जाके आप देखिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ 1 महीना के अंदर में ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो चैप्टर चलेगा वो 5वां चैप्टर चलेगा, राइट ना। तो वो 5वां चैप्टर भी कुछ दिन में हो ही जाएगा। मोटी मोटा मैं उनको 5 दिन में खत्म कर दूंगा, 4 से 5 दिन के लेक्चर दे करके, है ना। फिर छठवां आ जाएगा, देखते देखते फिर 11 12 चैप्टर आ जाएगा। 11 चैप्टर है टोटल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, चैनल में नया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से सीक्वेंस से वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह से मैं सीक्वेंस से वीडियो आपके लिए डाल रहा हूँ, तो इन सभी चीज़ों को फॉलो करिए। आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी कांटेक्ट में हैं, उनको आप शेयर कर दीजिएगा, इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं, बहुत से कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन के जो बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इतना बात तो समझ में आ गया, लाइन से समझते जाइए, है ना। ऐसे कार्बन परमाणु जो आपस में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं, सही बात है। अपने अक्ष पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, सही बात है। मान लीजिए भाई यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन मान लीजिए मेरे को दिखाई दे रहा है, तो ये क्या करेगा, ये इसका जो सिंगल बॉन्ड होगा वो घूम सकता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होने के कारण उनमें घूमने में कोई उनको दिक्कत नहीं होती है। परंतु आगे क्या बोल रहे हैं, मुक्त घूर्णन की धारणा पर यह प्रदर्शित करती है कि एक अणु के परमाणु की आंतरिक में असंख्य व्यवस्था हो सकती है, जिसे हम क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशन कहेंगे, संरूपण कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये अपना पोजीशन छोड़ के इधर आ जाए घूम करके, और अगर ये अपने पोजीशन बार बार अगर चेंज करे घूमने के कारण, रोटेट होने के कारण, ये सिंगल बॉन्ड के कारण, तो उनका जो व्यवस्था होगा वो कई तरीके से चेंज हो सकते हैं। जो इंटरनल जो उनका पार्ट होगा वो, है ना। तो इनको हम लोग कहेंगे कन्फॉर्मेशन कहेंगे, मतलब संरूपण कहेंगे। इतना बात समझ में आ गए। अतः हम क्या कहेंगे, किसी मॉलिक्यूल के वे समअवयवी जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड के घूर्णन से उत्पन्न होती है, उन्हें ही हम लोग क्या कहेंगे, स्वरूपण कहेंगे। इतना तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसे घूर्णक समअवयवी भी कहते हैं। ये एक दूसरे पर क्या होते हैं, अध्यारोपित नहीं होते हैं, ठीक है। एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। अब एथेन की संरचना के बारे में हम लोग देखते हैं कि इनका कैसे स्वरूपण जो स्ट्रक्चर है, कन्फॉर्मेशनल जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बताया गया है, आप सभी को पता रहे। एथेन में 2 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन की संख्या 6 होते हैं। आप पहले ये स्ट्रक्चर में जाइए, देखिए आप देख पा रहे हैं ये CH3 है। ये जो काला दिख रहा है बीच में ये कार्बन है, और उनके साथ में जो 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, 1 2 3,
ये हाइड्रोजन है, और यहाँ भी 1 2 3 ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखो ये दोनों में क्या फर्क है, पहले आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी चेंज हो गया, इनका बॉन्ड का जो कंडीशन है वो चेंज हो गया। जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हाइड्रोजन पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। इसको इसने घुमा दिया है, कैसे घुमा दिया, इनको यहाँ घुमा दिया, तो ये घुमा देगा इधर, इस साइड में घुमा देगा, तो इनका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए इसको मैं नीचे की ओर घुमा दिया, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन आ गया, 1 पोजीशन आ गया, और यहाँ का जो 2 दिखाई दे रहा है वो यहाँ चला गया। तो आप देख पाओ ना, यहाँ पर 2 पोजीशन यहाँ आ गए, और जो हमारे पास जो 3 पोजीशन है वो घूम करके इधर आ गया है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। सेम यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, पहला पोजीशन यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। कुल मिला के ये कहे कि नीचे के जो हाइड्रोजन है उनका पोजीशन चेंज हुआ है। अब अगला स्ट्रक्चर में अगर हम उनका स्टेगर फॉर्म और ग्रसित फॉर्म अगर देखें, तो वहां पर हम देख पाएंगे कि इनको भी अगर हम घुमा दें तो यहाँ पर और स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। इनके बारे में हम लोग बात करते हैं एक एक करके। बहुत अच्छा है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए। ऊपर का तो पार्ट समझ में आ गया होगा। ऊपर में सिर्फ एक ही बात कहा गया है कि अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पर है तो वो सिंगल बॉन्ड रोटेट कर सकते हैं इजीली, और रोटेट करेगा तो उनका पोजीशन चेंज होगा। जब पोजीशन चेंज होगा तो उनके पोजीशन चेंज करने से उनके जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएंगे थोड़े बहुत, तो उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे, कन्फॉर्मेशनल कहेंगे, कन्फॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है। अब देखते हैं एथेन में हम लोग इनके संरचना में देखेंगे कि यहाँ पर कैसे स्वरूपण काम करती है। देखते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दोनों कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु ठीक समांतर है, इसे ही क्या कहते हैं, हम लोग ग्रफित रूप कहते हैं। देखिए एक बार और पढ़ते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें दोनों कार्बन परमाणु के हाइड्रोजन परमाणु ठीक समांतर है, ये देख पाइए आप, यहाँ देखिए ठीक समांतर, ये देखिए ये 3 नंबर, ये 2 नंबर का हाइड्रोजन है, यहाँ 3 नंबर और यहाँ 2 नंबर, तब ये क्या कंडीशन में होते हैं, बोल रहे हैं ग्रसित अवस्था। ठीक है। और देखते हैं, और देखते हैं दूसरा, दूसरी ऐसी व्यवस्था जिसमें हाइड्रोजन परमाणु दूर में है, दूरस्थ हो, इसे हम क्या अवस्था कहेंगे, सांतरित रूप कहते हैं, है ना। अब ये देख पा रहे हैं आप, ये सांतरित रूप है। देखिए यहाँ नीचे में हाइड्रोजन है ना, तो ये इससे काफी दूर है, ये देखिए इसका डिस्टेंस काफी दूर है, इनका डिस्टेंस आपको पास मिलेगा, यहाँ 1 1, और यहाँ 3 3 भी पास, और यहाँ भी पास। लेकिन यहाँ देखिए इनके पोजीशन चेंज हो गए, ये 1 नंबर यहाँ है हाइड्रोजन, 1 नंबर ऊपर है, कहीं ना कहीं इसमें अंतर है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और यहाँ देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिस्टेंस ज़्यादा है। उनको हम लोग कौन सा फॉर्म कहेंगे, संतरित रूप कहेंगे, स्टेगर्ड फॉर्म कहेंगे। ठीक है, चित्र देख सकते हैं, बोल रहे हैं इन दोनों की मध्यवर्ती असंख्य व्यवस्था, इसे विषम समतलीय रूप कहते हैं, राइट ना। इनके बीच का जो कंडीशन चेंज हो रहा है उनको हम विषम समतलीय, है ना, विषम तलीय रूप कहेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। संरूपण के व्यवस्थित करने हेतु प्रायः प्रेक्षप सूत्रों का प्रदर्शित किया जाता है। अब इनका सूत्र क्या है, देखिए दो ठो यहाँ पर मॉडल दिए गए हैं स्वरूपण के लिए, है ना, 2 सूत्र दिए गए हैं। एक तो है हमारे पास सहार्स प्रणाली, और दूसरा है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन सिस्टम, है ना। तो देखते हैं दोनों में क्या है। सहार्स प्रणाली के संरचनाओं में सभी कार्बन कागज के पृष्ठ पर दिखाई पड़ते हैं, तथा इसे प्रायः बॉल या स्टिक के रूप में परमाणु व बंधों को प्रकट किया जाता है, जैसे कि एथेन के सांतरित रूप और ग्रसित रूप निम्न प्रकार से हैं। आप इनको बना सकते हैं, इतना आपको थ्योरी करना है थोड़ा से। अब देखते हैं इसकी तुलना में न्यूमैन प्रोजेक्शन प्रणाली में जो स्वरूपण है, कन्फॉर्मेशन है, को प्रदर्शित करना अधिक सुविधाजनक है। इस प्रणाली में एक कार्बन को गोले के रूप में कागज के पृष्ठ पर शो करते हैं, तथा दूसरे कार्बन को ठीक उसके पीछे शो करते हैं, कह रहे हैं। इनके पीछे को भी आसानी से केंद्र से या पीछे से निकालते हुए प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात सामने वाले कार्बन से जुड़ी हाइड्रोजन परमाणु के सिंगल बॉन्ड द्वारा वृत्त के केंद्र से जुड़ा दिखाई देते हैं, है ना, तथा पीछे वाली कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु को वृत्त की परिधि से जुड़ा हुआ दिखाते हैं। देखिए इसी बात को हम करें, ये जितना कहानी लिखा हुआ है
आप पहले इनको समझिए। ये कह रहा है एथेन का संरचना है, इसमें कह रहा है कि जो बीच वाला होगा वो कार्बन होगा, तो ये वाला हमारा कार्बन होगा बीच वाला, समझ में आ गए। अब इससे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 3। अब इनको गोल एक वृत्त में दिखाते हैं, कह रहे हैं। और जो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन जुड़ा है, एक और ये दो और ये तीन, इसके अंदर में भी एक और, गोले के अंदर में एक और कार्बन है, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये तीनों हाइड्रोजन, एक दो और एक तीन, राइट ना। और उसी के साथ हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है एथेन का, इनको गोल वृत्त में शो कर रहे हैं। इसी बात को कह रहे हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, कि हमारे पास जो कार्बन होते हैं वो पहले जो ऊपर में जो दिखाई दे रहे हैं एक प्लेन पर, तो कार्बन बीच में होगा, हाइड्रोजन 3 जगह पर दिखाई दे रहे हैं, और जो यहाँ पर वृत्त में दिखाई दे रहे हैं तो उनके पीछे में भी एक कार्बन छिपा है, कह रहा है, और उससे भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, आप देख पा रहे हैं। चित्र के अनुसार ऐसे करके लिखेंगे। इतना बात को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस चित्र देखो समझो बस। अब देखिए, अब ये तो हमको समझ में आ गए न्यूमैन प्रोजेक्शन है। अब एक ग्रसित रूप कैसा है इनको समझते हैं। अगर ये हाइड्रोजन को थोड़ा से हम लोग रोटेट कर दें, अब इसको रोटेट कर देंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। फिर ये सांतरित रूप है और ये कौन सा रूप है, ग्रसित रूप है। तो दोनों में वही फर्क है, अगर दूर दूर में है तो आपका सांतरित रूप है, स्टेगर्ड फॉर्म है, लेकिन जैसे पास पास रहेंगे, ये देखिए जैसे यहाँ पास पास है, तो ये ग्रसित रूप है। और ग्रसित रूप में क्या होगा, दोनों के बीच में क्या होते हैं, दोनों के बीच में क्राउडिंग होने लगती है, दोनों के बीच में मान लीजिए झगड़ा होने लगता है, जिसके कारण एनर्जी बढ़ेगा, और जब एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। और यहाँ पर दूर दूर में होने के कारण यहाँ एक दूसरे से क्या होते हैं, रिपल्सन नहीं होते हैं, और रिपल्सन नहीं होने के कारण एनर्जी नहीं बढ़ता है। एनर्जी नहीं बढ़ेगा तो मोर स्टेबल होगा। तो ये सांतरित रूप स्टेबल होते हैं, ग्रसित रूप क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। चलिए और देखते हैं। सामान्यतः स्वरूपण को न्यूमैन प्रोजेक्शन द्वारा निरूपित किया जाता है, इन्होंने दिया था। ग्रसित रूप में दोनों कार्बन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के आमने सामने में स्थित रहते हैं, जैसे ऊपर हमने देखा और आपने पढ़ा भी। ठीक है, कुछ और नीचे देखते हैं। सांतरित संरूपण में हाइड्रोजन परमाणु अधिक दूर में स्थित रहते, ये तो ऊपर भी देख चुके हैं, जिसके कारण उनके मध्य प्रतिकर्षण कम होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिकर्षण दूर दूर में होने के कारण कम होते हैं, अतः संरूपण अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है, और इस कारण एथेन को अधिकांश अणु सांतरित रूप में विद्यमान रहते हैं। इंथैल्पी और एंट्रोपी परिवर्तन के परिकल्पना से यह सिद्ध हो गया कि सांतरित और ग्रसित रूप के मध्य ऊर्जा रोधिका मतलब एनर्जी बैरियर है ना, कितना होते हैं, 3.0 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी होती है ना। सांतरित रूप से ऊर्जा न्यूनतम होती है। ऊर्जा में वृद्धि घूर्णन में वृद्धि अर्थात द्वितल कोण में वृद्धि के साथ ले होती है, और ग्रसित रूप में इसका मान क्या होते हैं, और अधिकतर होती है। अतः स्वाभाविक है कि अधिकांश एथेन अणु का अस्तित्व सांतरित रूप में स्वरूपण में है। एक मिथिल समूह को दूसरे मिथिल समूह के सापेक्ष प्रत्येक में 60 डिग्री घूर्णन से पहला दूसरा रूप यहाँ पर देख पाओगे, और 120 डिग्री में अगर घुमाएंगे तो उनका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, आप यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ 120 में घुमा रहे हैं और यहाँ पर 60 में घुमा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कौन कौन से यहाँ पर कंडीशन है। ये पहला है, ये देखिए, इसको थोड़ा सा रोटेट करा दिया, फिर रोटेट करा दिया, है ना। ये अलग अलग डिग्री पर, फिर उनको सांतरित रूप में लेके गए, फिर ग्रसित, फिर सांतरित। ये बार बार ऐसे ही होते जा रहे हैं, 60 दूनी 120, 60 में जैसे जैसे इनको आगे बढ़ाते जा रहे हैं तो आप देख पा रहे हैं। अब एनर्जी कहाँ बढ़ जाते हैं, आप सभी लोग जान रहे हैं। अब ये एक बात कह रहा है कि हमारा एनर्जी तब बढ़ता है जब दोनों अणु पास पास में होगा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन देखो एक जगह है, यहाँ एक जगह है, यहाँ भी एक जगह है, तो इनका एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, तो एनर्जी बढ़ेगा, स्टेबिलिटी घटेगा, तो ये ग्रसित रूप हो जाएगा। और जैसे आप देखेंगे सांतरित रूप में क्या होगा, एनर्जी उनका क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये आपका सांतरित रूप होगा, राइट ना, ये भी आपका सांतरित रूप होगा, और ये भी नहीं, ये वाला है ना, एक को छोड़ के एक। तो इस तरीके से आप देख पाए कि कौन यहाँ पर ग्रसित रूप होगा और कौन सांतरित। ठीक है, चलिए इतना तो आप कर लेंगे, बस इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो इजी है, एक बार रोटेट कर दो, घुमा दो, एक बार बनाना तो आपसे ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब देखते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन की संरूपण जो क्षमता होती, संरचना होती है, उनको हम लोग देखते हैं।
तो नॉर्मल जो ब्यूटेन है आप जानते हैं 1 2 3 4 कार्बन होते हैं, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड। कि एथेन का एक ऐसा डाइमेथिल व्युत्पन्न माना जा सकता है जिसके कार्बन 2 और 3 परमाणु का एक एक हाइड्रोजन परमाणु मेथिल समूह से प्रतिस्थापित हो गया है। एथेन के समान ब्यूटेन में भी यदि कार्बन 2 को स्थिर रख दिया जाए और कार्बन 3 को घुमा दिया जाए, तब 360 डिग्री में घुमाने पर अणु पूर्णतः क्या हो जाएगा, अपने मूल कंडीशन में आ जाएगा, जैसे आपने ऊपर देखा है, राइट ना। अब इसके कितने कंडीशन हो सकते हैं, सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें, है ना। ये डायग्राम देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर कितना कितना डिग्री में इसको घुमा रहे हैं। पहले 0 डिग्री है, आप देख पा रहे हैं, फिर 60 डिग्री है, फिर 120 डिग्री में इनको घुमाएं, फिर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 180 डिग्री, 240 है ना, फिर 300 डिग्री में घुमा रहे हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग रिप्लेस कर दें कह रहा है, इसी बात को कह रहा है कि हाइड्रोजन को हटा के अगर 2 3 नंबर और 4 नंबर के अगर कार्बन को हटा करके 2 और 4 को हटा करके अगर वहां पर हम लोग मेथिल रख दें, तो ये ऐसा हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा, देखो ये पूर्ण ग्रसित होगा। पहला वाला पूर्ण ग्रसित क्यों होगा, क्योंकि इनके अणु क्या है, पास पास में है दोनों। और देखिए हमारा चौथा वाला स्ट्रक्चर देखिए, चौथा हमारा पूर्ण सांतरित होगा। अच्छा, चौथा वाला हमारा पूर्ण सांतरित होगा, ये वाला, क्योंकि ये देखिए काफी दूर दूर में है ना। अच्छा ये वाला जी, देखो इससे इससे डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो ये पूर्ण हमारे पास सांतरित होगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पर पूर्ण ग्रसित कौन होगा, पहला वाला। पूर्ण ग्रसित क्यों, क्योंकि मेथिल मेथिल एक ही जगह है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए ये मेथिल और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग है, क्योंकि मेथिल ग्रुप बड़े समूह होते हैं, बल्कि ग्रुप होते हैं, तो दोनों के पास पास रहना इसके लिए सही नहीं है। अगर पास पास है तो सबसे ज्यादा वो भ्रमित है, संक्रमित है, ग्रसित है, राइट ना, ये कह रहा है। और यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास मेथिल है, तो दोनों में डिफरेंट है, यहाँ दोनों में डिफरेंट है, और यहाँ भी देख पाइए दोनों में डिफरेंट है, यहाँ भी दोनों में डिफरेंट है। लेकिन ये पहला वाला स्ट्रक्चर देखो, दोनों के दोनों मेथिल एक जगह है, तो पूर्ण ये क्या होगा, ग्रसित होगा, राइट। ये पहला समझ में, दूसरा बिंदु समझ आ गए। पूर्ण सांतरित कौन होगा, ये वाला, चौथा वाला, आप देख के समझ सकते हैं। और पूर्ण रूप कौन होगा, गास रूप कौन होगा, गास रूप दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा देखिए, ये हमारा दूसरा है और ये हमारा कौन सा है, चौथा है, ये वाला ना। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, दूसरा और चौथा में, ये दोनों एक मतलब घास रूप कह रहा है, इसके मतलब ये है कि ये पूरी तरह से न तो सांतरित है न तो ग्रसित है कह रहे हैं, राइट ना। तो इनको ये बता रहे हैं, देखिए दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम लग रहा है। और ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये आपका पांचवा और तीसरा, ये देखिए ये पूर्ण, ये ग्रफित रूप है, लेकिन पूर्ण ग्रफित नहीं है ना, क्योंकि ये देखिए ये सेम ग्रुप सेम है, तो पूर्ण ग्रफित, सीधा बात खत्म। और इसको देखिए और इसको देखिए, इसको ग्रसित कहेंगे, और ये वाला को हम लोग कहेंगे सांतरित रूप कहेंगे, और इसको हम लोग पूर्ण सांतरित कहेंगे। क्लियर हो, इसी बात को लिखा गया है पूरा ऊपर में। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्लेन में कैसा है। अब इस चित्र को आप एक बार बनाएंगे, अब इनको रोटेट करते जाएंगे थोड़ा से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए आप एक बार बताइए ये क्या रूप होना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। बताइए आप मुझे, अगर आप जुड़े हैं चैनल के साथ तो एक लाइक करके आप मुझे बताइए, या कमेंट करके बताइए, या सब्सक्राइब करके बताइए, है ना। आप बताइए कि हाँ सर, ये हमारा जो ये रूप है, ये कौन सा रूप है, तो ये पूर्ण ग्रसित है, और ये सांतरित है, ये भी सांतरित है। और ये वाला आपका क्या रूप होगा, ग्रसित रूप होगा, और ये वाला पूर्ण सांतरित रूप होगा। समझ में आया। तो इतना बातें यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, उन्हीं को यहाँ पर समझाया गया है, कितना डिग्री में क्या क्या घुमाए हैं। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपके पूरे दिमाग में बैठ जाएगा, जितना यहाँ पर घुमाया गया है कितना डिग्री में, उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। और ये वाला स्थायित्व का अगर हम बात करें, कौन सबसे ज्यादा स्थायी होगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारा पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण सांतरित है, यही सबसे ज्यादा स्थायी होगा, मतलब चौथा नंबर की स्ट्रक्चर सबसे स्थायी है। उनसे कम स्थायी कौन होगा, ये घास रूप होगा, राइट ना। और उनसे भी कम स्थायी कौन होगा, ग्रसित रूप। और सबसे कम स्थायी कौन होगा, पूर्ण ग्रसित, मतलब सबसे ज्यादा स्थायी ये वाला पूर्ण सांतरित, ठीक है। यही सबसे ज्यादा स्थायी है, बाकी इधर स्थायी का क्रम क्या होते जाएगा, घटते जाएगा। जितना मैंने ऊपर आपको बताया है वही सब बातें को यहाँ पर लिखा गया है। आपको अगर भरोसा नहीं तो आपको पढ़ के देख सकते हैं, पढ़ के ये उसी एनर्जी लेवल को बता रहे हैं, थोड़ा सा आप इनको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि क्या इनका रूप है। अब ये हमारा साइक्लोहेक्सेन की
जो संरूपण क्षमता होती है, संरचना होती है, उनको बताना है। तो ये साइक्लोहेक्सेन में आपने देखा चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, ये नौका फॉर्म है, आपका बोर्ड फॉर्म है, और ये आपका चेयर फॉर्म है। यहाँ आप देख पाए कि ये हमारा देखिए हर कार्बन से दो दो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, उन्हीं को तो शो कर रहा है और कुछ तो ही ना कर रहा है। ये इस रूप में है, ये देखिए ये। और फिर यहाँ देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये कार्बन, एक कार्बन हो गया, ये दो कार्बन हो गया, ये तीन, चार, पांच, और एक कितना हो गया, छह हो गया। ठीक है। तो आपने पूरा इनको देख लिया है, ऐसा नहीं है कि आपने इनको नहीं देखा है या समझा नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। इनको और आपने क्लियर देख लिया है ना। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, करेंगे तो एक बार आपका समझ आ जाएगा। और हाइड्रोजन को बस शो करना है और कुछ नहीं है। ठीक है। और ये रूप देखिए, एक प्रकार से एल्केन के क्रमशः संक्रमित, सांत्रित और ग्रसित रूप को एक साथ मिला के हम अगर देखें तो यहां पर बता सकते हैं। ये देखिए ये मेथिलीन, अगर हम लोग देखें है ना, उनके स्ट्रक्चर को अगर थोड़ा घुमा दें तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी रूप संरूपण में आबंध का सांत्रित विन्यास। कितना कार्बन होना चाहिए, टोटल 6 कार्बन होना चाहिए। चलिए गिन के देखते हैं। एक कार्बन हो गया, इसके अंदर में भी ए रिंग के साथ जुड़ा हुआ है 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन हो गया, और एक 5 कार्बन, और एक अंदर है 6 कार्बन बस। और ये एथेन का रूप है, बता देना है। तो ये आपका सांत्रित रूप होगा, है ना। और ये है हमारा ग्रसित रूप, ये भी देख सकते हैं। हाँ इसको बनाएंगे नहीं तो जरूरत, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इधर को और हमको करने का अब जरूरत नहीं है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। और ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं ना, ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरह की चीजों को आप करिए बहुत अच्छे ढंग से। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया हमारा। अब ये प्रश्न क्या दिया हुआ है आप एक बार देख सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। बस थोड़ा इंतजार करिए, कुछ क्लास को अटेंड करके देखिए आपको कैसा लगता है क्लास। अगर एक्चुअल में आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे आप पीडीएफ मांगिए, है ना। और क्लास आपको अच्छा लग ही नहीं रहा है, समझ आ ही नहीं रहा है, तो क्यों आप मांगेंगे। इसके लिए आपका जिम्मेदारी बनता है कि सर आप एक बार कमेंट तो कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हमको भी समझ में आएगा कि हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल को देख रहे हैं। और आप ऐसे ही मांगेंगे कोई पीडीएफ तो समझ भी नहीं पाएंगे, तो क्या मतलब का है इस बुक से, है ना। तो ये आप मुझे थोड़ा सा बता देंगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, है ना। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हमारा काफ़ी अच्छा रहा। और ये 4 हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो गया। अब जब भी हम लोग 5वां ये चैप्टर देखेंगे, प्ले लिस्ट में पूरा देखेंगे, 5वां हमारा जो चैप्टर है उनको हम लोग देखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन सहित ये कैसे नामकरण है, कैसा आइसोमर है, और कैसे बनाते हैं, इन सभी चीज़ को देखेंगे, राइट ना। कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है जिनको मैं वीडियो में इस तरीके से स्क्रीन में आपको पढ़ा के अच्छे से समझा दूं, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट रहेगा तो उतना सारा लिखा तो नहीं जाएगा। और जब तक चीज़ों को मैं लिखूंगा नहीं तो आप समझेंगे नहीं। और आपको तो इतना सारा लिखना नहीं है, आपको तो भाई बुक खरीदना है, अब बुक खरीद के आपको पढ़ना है। यहाँ आपको केवल समझना है, समझने के लिए कोई विद्यार्थी क्लास अटेंड कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए दोस्तों, अगर चैनल में नया है तो चैनल को प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो आपको कंटेंट मिल रहे हैं रेगुलरली वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जो भी आपके दोस्त यार हैं शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले चैप्टर को देखेंगे। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। ननी रे, नबिया।